In the previous classes, we have read about the valence bond theory and difference between the sigma and pi bond, and also about the delta bond. Today, we are going to read about the advantage and limitations of valence bond theory. इसका मतलब है कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एडवांटेज क्या है, मतलब पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला जो हम लोग को बेनिफिट मिला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है कि किसी भी अगर एटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसके बॉन्ड लेंथ और दूसरे मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ के बीच किस तरह से कंपेयर करेंगे, मतलब किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। और इसके आधार पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसका कम है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आराम से कर सकते हैं। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा वहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा, और जहाँ कम होगा, जहाँ पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, बहुत वीक होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हम लोग बॉन्ड लेंथ का भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल और अगर दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसके बॉन्ड लेंथ में किस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं कि व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब हम लोग पहला भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी कैन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ and bond strength of the molecules। इसका एक्सप्लेन भी हम लोग कर चुके कि जहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बॉन्ड लेंथ का होगा डिक्रीज कर जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं कि व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड extent of overlapping, extent of overlapping, मतलब कि extent of overlapping या ऐसे भी लिख सकते हैं कि bond dissociation energy is directly proportional to extent of overlapping, extent of overlapping। इसका मतलब हुआ कि जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन संभव नहीं था।
थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं उसमें कि ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑर्बिटल के पास, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। अगर संयोग से पेयर्ड है तो सबसे पहले उसको अनपेयर्ड हो जाना पड़ेगा, तब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। इसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे बोरॉन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं 2p1। अब हम लोग देख लें, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, तो वैलेंस सेल में देख लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1 हो गया 2p1। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 होगी। इसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेशन के द्वारा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ ये हुआ, इसी के चलते इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम लोग आराम से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि BCl3 का फॉर्मेशन क्यों होता है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है। मतलब BCl3 की स्टेबिलिटी इसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले चूंकि हम लोग ये समझते थे कि ऑक्टेट रूल के अनुसार ही अगर मान लीजिए सेंट्रल आइटम के पास चाहे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए वही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, तो पर भी क्या है ये स्टेबल है। मतलब ऑक्टेट रूल को ये ओबे नहीं करता है, फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल है। कारण क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड का ये फॉर्मेशन किया और इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से हम लोग जैसे मान लीजिए PCl5 ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या देखते हैं फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही है। हम भी जानते हैं कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। अब देख लिया जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। अब हम लोग इसके अनुसार इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास हम लोग जानते हैं कि d ऑर्बिटल भी होता है जो कि खाली होता है। तो ये क्या हो गया 3s 3p एंड 3d। एक्साइटेड स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आराम से कर सकता है, इसीलिए PCl5 की स्टेबिलिटी होती है। जबकि अगर हम लोग काउंट करें तब अगर फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑक्टेट रूल का इसमें क्या होता है, डिसोबे होता है। इसी तरह से AlCl3 हो गया, बहुत सा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। AlCl3 के में भी एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है, फिर भी स्टेबल है। स्टेबिलिटी का कारण समझ लिए कि 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो AlCl3 इसीलिए स्टेबल कंपाउंड है। इसी तरह से हम लोग दूसरा भी एग्जाम्पल SF6 भी देख सकते हैं। तब हम लोग ये देख लिए कि ये ऑक्टेट रूल और डुएट रूल के ओबे नहीं करने के बावजूद ये स्टेबल कंपाउंड है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन कैसे किया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, अगर पेयर्ड है तो पहले अनपेयर्ड होगा, और सा कंडीशन है जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हुआ क्या, एडवांटेज ऑफ
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें इसका लिमिटेशंस क्या है। मतलब इतना हम लोग के पढ़ने के बावजूद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, लेकिन उसके बहुत सा प्रॉपर्टीज को हम लोग मॉलिक्यूल का जो होता है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटेशंस में। तो लिमिटेशंस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में CH4 कार्बन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होगा, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ये एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के बाद इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आराम से कर सकता है। और इस कंडीशन में कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो ये भी हम लोग देख लें, 2s है, ये 2p है। ये भी हम लोग जानते हैं कि px, py एंड ये क्या है, pz है, ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। मतलब इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब होता है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये जो तीनों ऑर्बिटल है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन हम लोग ये अगर इसके आधार पर एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं कि इसके पास जो 3 बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, वे कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्यों, इसलिए कि ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे पर होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल रियल में जो होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट रियल में होता है। लेकिन होना चाहिए था कितना, 90 डिग्री का। अगर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो क्या होगा, 3 तो p के साथ मिलेगा, ये और एक s के साथ। मतलब एक जो हाइड्रोजन होगा वो s के साथ ओवरलैपिंग करेगा s ऑर्बिटल के साथ, और 3 किसके साथ करेगा, p के साथ। और p ऑर्बिटल एक दूसरे का पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बॉन्ड एंगल को क्या होना चाहिए था, कम से कम 3 एंगल को 90 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो इसलिए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर अगर कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, ज्योमेट्रिकल शेप of the particular molecule cannot be explained। मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर होगा या टेट्राहेड्रल होगा या ट्राइगोनल प्लेनर होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। थर्ड में एक चीज और हम लोग देख लें, बेरिलियम क्लोराइड। थर्ड में हम लोग देख लें बेरिलियम क्लोराइड।
BeCl2, बी का कितना होता है 4 एटॉमिक नंबर। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये चूंकि 2p खाली होता है तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा, एंड ऑन द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इसके पास 2 अनपेयर्ड हो गया। ये क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये आराम से क्या 2 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई, कोवैलेंसी इक्वल टू 2। अब आराम से क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होता है उसके साथ ये मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कहने का मतलब होता है कि अगर बेरिलियम बीच में है, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, एक क्या है एस ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड रहेगा, तो sp ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा pp ओवरलैपिंग होगा। इसमें क्या होगा pp ओवरलैपिंग, चूंकि p और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, इधर बेरिलियम का s और क्लोरीन का p, मतलब sp एंड pp ओवरलैपिंग हुआ। इस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक होता है, तो क्या होना चाहिए था कि ये जो pp ओवरलैपिंग वाला क्लोरीन है जिसमें pp ओवरलैपिंग हुआ है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, ये जो BeCl मतलब sp ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि रियल में क्या होना चाहिए, दोनों जो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दोनों बराबर होता है, इसमें डिफरेंसेज नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि इसके आधार पर, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ये हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तब इसका जो एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही आगे की ओर जो एक्सटेंड किया था उसका नाम था पॉलिंग। उसका क्या नाम था, पॉलिंग, और PAULING। इन्होंने क्या दिया, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। तो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड में BeCl और BeCl जो दोनों का बॉन्ड लेंथ होता है इक्वल क्यों होता है। बस आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसके आधार पर हम लोग आराम से कोई भी मॉलिक्यूल का उसका ज्योमेट्रिकल शेप, स्ट्रक्चर, सारे चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट है कि हमेशा इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो या बोर्ड लेवल पर हो, बहुत सा क्वेश्चन एराइज होता है, इसलिए उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक्स।